Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to solve the short answer questions and some numerical problems of chapter number 3 जो हमने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है. मैं आपको वही वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और numerical प्रॉब्लम्स कराऊंगी जो आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं. इसलिए मैंने ये बाकी जो है वो उनके ऊपर मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं, तो हम बाकी को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ वही करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में. सो सबसे पहले डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम. इम्पल्स क्या होती है और किस तरह से ये लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेट करती है. ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसको देखें. इम्पल्स: when a very large force acts on a body for a very short interval of time, then the product of such a force and time is called impulse and it is a vector quantity. जब कोई बहुत बड़ी फोर्स किसी बॉडी पे बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करती है, ये सारा इम्पल्स का टॉपिक हमने पढ़ा था. इम्पल्स के टॉपिक में मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी एक बताई थी कि फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेटर बॉल को हिट करता है और जब क्रिकेटर वो उसका बैट जब उस बॉल को हिट करता है तो वो बहुत छोटे टाइम के लिए हिट करता है और उसके बाद अगर सिक्सर हो जाता है तो बॉल कहीं दूर चली जाती है. इस छोटे से उस वक्त वो जो लार्ज फोर्स एक छोटे से टाइम के लिए एक्ट कर रही है उस बैट की वजह से उस बॉल के ऊपर, तो उसको इम्पल्स कहते हैं. ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये मैंने आपको चैप्टर के दौरान भी पढ़ाया था. अब ये इम्पल्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम एंड एज अ फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. और आपने पढ़ा है कि वेयर एज टाइम इज़ अ स्केलर, तो स्केलर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है. सो इम्पल्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़, इसको आप कैपिटल आई से शो करेंगे. ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है. यहाँ पे चूंकि कंप्यूटर में इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर वेक्टर एरो हेड के साइन जब आप लिखेंगे तो इम्पल्स के ऊपर भी एरो हेड का साइन और फोर्स के ऊपर भी एरो हेड का साइन डालेंगे बिकॉज ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. और यहाँ से एंड शो दैट हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम, किस तरह से ये लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेट करती हैं. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटू टी इज इक्वल टू इम्पल्स की जगह एम वी एफ माइनस एम वी आई, चेंज इन मोमेंटम. इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. सो एफ इंटू टी जो है आपके पास, वो आपके पास क्या है? इम्पल्स. एंड दिस एम वी एफ माइनस एम वी आई का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज आपको पता है फोर्स इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की. ये न्यूटन सेकंड लॉ से भी हमने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसका मतलब है कि जब आप टाइम को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें, दिस शुड बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम. इसकी डेरिवेशन भी जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो ये की थी साथ. सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो इम्पल्स विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, और उसके ऊपर एरो हेड का साइन आप डालेंगे बिकॉज वेलोसिटी इज आल्सो ये जो चेंज इन वेलोसिटी, मैथ तो स्केलर है ना, इन दोनों से मैथ आप कॉमन ले सकते हैं. और वी एफ माइनस वी आई जो है वो डेल्टा वी, उसके ऊपर आप वेक्टर साइन डाल सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो राइट दैट इम्पल्स जो विद एरो हेड इज इक्वल टू डेल्टा पी, उसके ऊपर भी एरो हेड का साइन डालेंगे विच इज चेंज इन मोमेंटम. दिस शोज दैट द इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, तो इस तरह से आप इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, state the law of conservation of linear momentum, pointing out the importance of isolated system. Explain why under certain conditions the law is useful even though the system is not completely isolated. तो सबसे पहले आप law of conservation of linear momentum को बताएंगे. This law states that the total linear momentum of an isolated system remains constant. ये आपका law of conservation of linear momentum था जो हमने टॉपिक के दौरान मैंने आपको उसका बताया था कि क्या होता है कि हमेशा आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है. ठीक है, कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. जब हम कहते हैं कि हमारा मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, तो इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम और द चेंज इन मोमेंटम शुड बी जीरो. ठीक है, कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं आता. उसके बाद अब आपने इसको बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इसमें क्या है. दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम. ये बात भी हमने की थी कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो बिल्कुल अकेला हो. अकेला सिस्टम क्या है? जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करती हो, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. तो ये लॉ सिर्फ तभी गुड होल्ड करता है जब आपका सिस्टम आइसोलेटेड हो. एन आइसोलेटेड सिस्टम इज द वन एट विच देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करती हो. इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड बट द एक्सटर्नल फोर्सेज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द इंटरेक्टिंग फोर्सेज, सो दिस लॉ कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन सच अ सिस्टम. कुछ हालात में ऐसा होता है कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता. एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर एक्ट कर तो रही होती हैं लेकिन वो बहुत स्मॉल होती हैं, इतनी स्मॉल होती हैं वो नेग्लिजिबल फोर्सेस होती हैं.
ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी एज कम्पेयर टू द इंटरेक्टिंग फोर्सेज, वो जो अंदर वो उनके मुकाबले में वो जो अंदर उनकी कोलिजन्स हो रही है, जैसे आपने गैस मॉलिक्यूल, हमने एक एग्जांपल ली थी कि ग्लास वेसल के अंदर अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स ले लें, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स को अगर आप उस ग्लास को रख दें, उस ग्लास वेसल को कहीं पे, और बाहर से उस पर कोई फोर्स ना लगाएं, कोई हीट ना दें, ना आप उसको शेक करें, कुछ ना करें, तो अंदर मॉलिक्यूल्स की कोलिजन तो है ना, इंटरेक्टिंग फोर्सेज उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में तो रहेगी ना। तो उनके मुकाबले में अगर बाहर की फोर्स थोड़ी बहुत लग भी रही है या बहुत नेग्लिजिबल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत स्मॉल हों तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस आपने आइसोलेटेड सिस्टम की भी बता दी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी डिफाइन कर दिया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, explain the difference between elastic and inelastic collisions. Explain how would a bouncing ball behave in each case. Give plausible reasons for the fact that the kinetic energy is not conserved in most cases. अब इसमें सबसे पहले आपने ये, मैंने तब भी आपको ये बताया था कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के दरमियान में क्या डिफरेंस है। सो व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन? दीज कोलिजन्स इन विच काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन्स। यानी आपके पास ऐसी कोलिजन्स को आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं, यानी ऐसी कोलिजन जिसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस ना हो, और ऐसा पॉसिबल होना, ये एक आइडियल केस हो सकता है, ऐसा पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है कि जहाँ पे कोई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ना हो। तो ऐसी कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन्स कहेंगे। अगर आप इधर इलास्टिक कोलिजन्स लिख रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आप आर लिखेंगे, ठीक है। सो ये आपकी एक मिस्टेक है छोटी सी, जो आप इसको सही कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दीज कोलिजन्स इन विच काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। और अगर आप एक कोलिजन कहेंगे तो फिर आप इज यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, दीज कोलिजन्स इन विच काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड इनइलास्टिक। यहाँ पे भी इज यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी आप आर कॉल्ड कहेंगे। ऐसी कोलिजन्स जिनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, उन कोलिजन्स को हम इनइलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। तो यहाँ दोनों जगह पे भी आप, ये छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, टाइप ऑफ मिस्टेक्स, आप ये इज की जगह आर करेंगे इन दोनों जगह पे, ठीक है। तो ऐसी कोलिजन्स जिनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, उनको आप क्या करते हैं, वो आपकी कौन सी कोलिजन्स होती हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। यानी कंजर्व ना रहने का क्या मतलब है, और ये नेचुरल केस है, ये आपका जितने भी रियल केसेस हैं, रियल लाइफ के केसेस, वो इन इलास्टिक कोलिजन्स ही करते हैं, जिनके दौरान काइनेटिक एनर्जी में कोई ना कोई लॉस आ जाता है। सो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं रहती। तो जिनमें कंजर्व रहती है काइनेटिक एनर्जी, उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो इलास्टिक कोलिजन, वो आइडियल केस है। और रियलिटी में जो आपकी इलास्टिक जो कोलिजन्स होती हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हमेशा कुछ ना कुछ लॉस आ जाता है। सो इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल अगर हम देखें, इफ द आइडियल बाउंसिंग बॉल रिटर्न्स टू द सेम हाइट वेयर इट इज ड्रॉप्ड, देन द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। If the bouncing ball will not return to the same height, then the collision is inelastic. So due to the change of energy, kinetic energy does not remain constant. इसकी एग्जाम्पल इधर इन्होंने दी, यानी उन्होंने कहा अगर आप एक आइडियल सिचुएशन कंसीडर करें और एक आइडियल बाउंसिंग बॉल ले लें, यानी आप कोई टेनिस बॉल ले लें या बाउंसिंग बॉल ले लें, और जिस हाइट से आपने उसको नीचे फेंका है ज़मीन की तरफ, वो ज़मीन से टच करके अगर वापस उसी हाइट पे आ जाता है, तो इसका मतलब है वो आपकी इलास्टिक कोलिजन है। और अगर वो ज़मीन को टच करके वापस ओरिजिनल हाइट पे नहीं आता, तो फिर वो कौन सी कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि व्हेन अ हैवी बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, it rebounds up to a very little height because maximum kinetic energy is lost due to the friction and also the changes into heat and sound energies. So in most cases kinetic energy is not conserved. Thus momentum and kinetic energy are conserved in all types of collisions. However, the kinetic energy is conserved only in the elastic collision. ठीक है। इसकी इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि हैवी बॉल को ड्रॉप करें अगर आप सरफेस पे, यानी फुटबॉल ले लें अगर आप, तो वो वापस फुटबॉल भी वापस अपनी ओरिजिनल हाइट पे नहीं आता। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये भी बताई थी कि अगर आप एक टेनिस बॉल को मार्बल फ्लोर पे हिट करते हैं, व्हेन यू हिट अ टेनिस बॉल ऑन द मार्बल फ्लोर, ठीक है, तो वो तकरीबन अपनी ओरिजिनल हाइट पे वापस आ जाता है। वो एग्जांपल होती है इलास्टिक कोलिजन की। लेकिन अगर आप उसी टेनिस बॉल को किसी सैंडी फ्लोर के ऊपर थ्रो कराएं, हिट करें, तो वो वापस ओरिजिनल हाइट पर नहीं आता। तो उस तरह की जो, क्योंकि वहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, उस तरह की कोलिजन को आप इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। आप ये वाली एग्जांपल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि व्हेन हैवी बॉल, यानी फुटबॉल को अगर आप ड्रॉप करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो वो रीबाउंड करता है वेरी लिटिल हाइट पे, यानी ओरिजिनल हाइट पे वापस नहीं आता, क्योंकि उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई होती है फ्रिक्शन की वजह से, और वो जो थोड़ी बहुत साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी की फॉर्म में भी वो रिलीज हो जाती है। सो इन मोस्ट, ज़्यादातर जो नेचुरल केसेज हैं हमारे डेली लाइफ के, उनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती।
Thus, momentum and energy are conserved in all types of collisions. However, the kinetic energy is conserved only in elastic collision. इसका मतलब है ये kinetic, इधर kinetic energy नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह energy यूज़ करेंगे हम। इसका मतलब है कि मोमेंटम और एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। देखें, आपने कहा कि जो लॉस इन एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है ना, कि अगर आप उसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और फिर वो कुछ एनर्जी जो हो वो एज अ हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो एनर्जी तो कंजर्व रह सकती है, तमाम तरह के कलेयंस में उसकी मोमेंटम और एनर्जी तो कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, वो सिर्फ कंजर्व रहती है इलास्टिक कलेयन के दौरान ही। ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ पे मैंने ये करेक्शंस कर दी हैं, ऊपर भी जो करेक्शंस रिक्वायर्ड थी इसकी जगह वो भी मैंने आपको करके दिखा दी हैं। यहाँ पे भी आप काइनेटिक एनर्जी की जगह एनर्जी का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, जो आपका 12th क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है आपके पेपर्स में। ठीक है, तो क्योंकि जब डिराइव करने की बात करते हैं तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने उसकी डेरिवेशन करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट की और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। उसके बाद शो दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और फिर मैक्सिमम रेंज भी कैलकुलेट करनी है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एन एयर बाय मेकिंग अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट द ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। its path is called trajectory, its path is a parabolic path, यानी trajectory of the projectile जो है वो parabolic path है। ये भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि projectile motion is a two-dimensional motion under the constant acceleration due to gravity। तो इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन जो आपको, जो बुक में भी आपकी है, जो आपको इजी लगती है, आप वो लिख सकते हैं। The body thrown is called projectile and the curved path followed by its is called trajectory। वो जो parabolic trajectory होती है उसकी, वो जो path ये कर्व करते हैं, जैसे ये देखें, ये जो हमने ये जो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ा था, तो वो जो ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और उसकी वो जो वो पाथ वो बनाता है, ट्रजेक्टरी वो बनाता है, उस ट्रजेक्टरी को पैराबोलिक ट्रजेक्टरी कहते हैं। इस कर्व का नाम पैराबोलिक है, तो पैराबोला कहते हैं इसको। तो पैराबोलिक ट्रजेक्टरी वो फॉलो करता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि मोशन ऑफ द फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर, अ बॉल थ्रोन बाय द क्रिकेटर, मिसाइल फायर्ड फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड। ये इसकी 3 एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आपने सारी ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में नहीं आता। सो कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिस। आपने उसकी ये, जैसे हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाली थी, आपने उसी तरीके से इसकी एक्स और वाई की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, ये जैसे हमने कैलकुलेट किया था, ये वही सारी कैलकुलेशन है। और उसके बाद ये आपने टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस आ गया था, तो उसके बाद फिर आप अब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट उसने आपसे मांगा है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्ट। द टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारी डेरिवेशन हमने अपने लॉन्ग, जब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था तो उसमें हमने ये की थी, टाइम ऑफ फ्लाइट की भी, और ये रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की भी हमने ये कैलकुलेशन की हुई है कि मैक्सिमम डिस्टेंस विद द प्रोजेक्टाइल विच अ प्रोजेक्टाइल कन्वर्जन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये हमने रेंज कैलकुलेट की थी, और उसके बाद उसका मैक्सिमम रेंज का भी हमने कैलकुलेट किया था कि कब उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है, जब आपका 2 थीटा जो है वो 90 के इक्वल होता है, यानी थीटा 45 होता है। ये भी हमने निकाला था, उस वक्त आपकी रेंज जो है ये मैक्सिमम होती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, दिस इज नॉट द शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स का होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड और इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल कब मिनिमम होती है, कब मैक्सिमम होती है? द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब आप उसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं, उस वक्त उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। इनिशियल वेलोसिटी जो सी उस वक्त जब आप उसको एकदम उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, उस वक्त उसकी मैक्सिमम होती है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, एंड आल्सो एट द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। और उस पॉइंट पे भी उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है जब वो दोबारा जमीन को आके हिट करता है। वाइल द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम व्हेन इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। आपको मैंने बताया था कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता था, जो उसकी पीक होती थी, वहां पे उसकी वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता था, इसलिए वहां पे स्पीड जो है वो मिनिमम होगी।
कहाँ मैक्सिमम है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे भी मैक्सिमम है एंड द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, उन दोनों पॉइंट्स पे यानी जाते हुए भी और जहाँ पे वो ज़मीन पे वापस आया उस वक्त उन दोनों पॉइंट्स पर उसकी स्पीड मैक्सिमम है। और मिनिमम कब है, जब वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो आपने उसका पॉइंट पीक पॉइंट निकाला था, जैसे ये इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये देखिए, यानी ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ पे भी उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट वो है जब वेयर इट हिट्स बैक द ग्राउंड, यहाँ पे भी उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, जहाँ पर उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता था, इसलिए हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर उसकी स्पीड जो है वो मिनिमम होगी, वेयर द हाइट जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी मिनिमम स्पीड होगी। उसके बाद आपने आपका 14th क्वेश्चन आपके पेपर में इंक्लूडेड, आपके जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसके बाद हम इसको छोड़ते हैं। मेरा ख्याल है इसके साथ ही आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यही 5 क्वेश्चन थे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड थे। उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं विद सॉल्यूशंस, और प्रॉब्लम्स में फर्स्ट प्रॉब्लम आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है और ना ही जो आपकी सेकंड प्रॉब्लम है वो इंक्लूड है। तो हम प्रॉब्लम्स में भी डायरेक्ट उस पे आ जाते हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 3.3 है आपका। अ प्रोटॉन मूव्स विद द स्पीड ऑफ दिस, आपको उन्होंने प्रोटॉन की स्पीड दी है, इनिशियल स्पीड कितनी है 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, पासिस थ्रू अ 0.02 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर। ठीक है, ये उसकी उन्होंने थिकनेस आपको बताई है 0.02 सेंटीमीटर। आप इसको डिस्टेंस कवर्ड भी, क्योंकि जितनी उसका थिकनेस होगी उतना ही वो फासला कवर करेगा प्रोटॉन, तो आप उसे उसके डिस्टेंस से भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट ऑफ डिस्टेंस और थिकनेस सेम होती है ना, थिकनेस की भी वही यूनिट है जो डिस्टेंस की होती है। सो आप इसको एस से शो कर सकते हैं। सो दिस इज 0.02 सेंटीमीटर। आप इसे ऐसे नहीं रहने देंगे, आप इसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जब भी डाटा लिखते हैं। वो क्या होती है, सेंटी को आप क्या लिख सकते हैं, सेंटी का प्रीफिक्स जो होता है आपका वो क्या होता है 10⁻⁻²। तो आप अगर इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, तो आप इसको सेंटी की प्रीफिक्स यूज करके विच इज 10⁻⁻2 उसके साथ भी लिख सकते हैं, या इसे 100 से डिवाइड करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 × 10⁻⁻4 मीटर। उसके बाद उन्होंने कहा मर्जेज एट द स्पीड दिस, यानी ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई थी, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेसिलरेशन, डेसिलरेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन में कमी आती है, रिड्यूस होती है, तो उस वक्त उसकी रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ वो आपने कैलकुलेट करनी है। एंड फाइंड द रिटार्डेशन एंड द टाइम टू पास थ्रू द पेपर, और आपने उसका टाइम, इस रिटार्डेशन को कैलकुलेट करना है और यानी इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को, और उसका टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम के लिए वो पास करे। तो सबसे पहले आप यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कहती है कि 2as = vf² - vi²। अब 2a तो अभी आपने कैलकुलेट करना है ना, और साथ s आपने ये निकाला, इसकी वैल्यू डालें 2 × 10⁻⁴ = vf², फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करेंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर का यूज़ करिए घर में इसकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आए अच्छे से। अब इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, जब इस तरह से प्लस माइनस में ये पावर्स भी आ रही हों, जब आपने दो रकमों को सब्ट्रैक्ट करना है, आपने ये कर लीजिए 10⁻12 है, ये 10⁻14 है, तो इस तरह से आप उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि आप इन दोनों को सेम पावर बना लें। सेम पावर का मतलब है कि ये जो 10⁻14 है इसको भी आप 10⁻12 बना लें। वो कैसे बनेगा कि आप 10⁻2 इसके साथ अलग से लिख लें, ठीक है ना, यानी इसको अगर आप इसमें से 10⁻2 कम कर दें, 10⁻14 में से माइनस आप 2 कर दें तो 10⁻12 रह जाएगा। वो 10⁻2 इसके साथ अंदर रहने दें आप, और दोनों में से 10⁻12 को बाहर क्या कर लें, कॉमन ले लें, और दिस इज 4 - 1 इंटू ये जो 10⁻2 बचा था इसमें से 14 में से, इस तरह से आपने 10⁻12 दोनों में से कॉमन ले लिया और इस तरह से इसको लिख दिया, और ये 1 × 10⁻2 जो है वो आपके पास 100 आ जाता है। सो ये जब आप करेंगे तो ये माइनस में आपका आंसर आएगा ना। अब आप इसमें से एक्सेलरेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के साथ ही जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ये सेकंड साइड पे जाके इक्वल के डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से आप इसको एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज़ रिटार्डेशन, जो जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, वो हम, या डिसेलरेशन भी कहते हैं, वो हम इधर से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि a = -2.4 × 10⁻17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द नेगेटिव साइन शोज द रिटार्डेशन, ये जो नेगेटिव साइन है एक्सेलरेशन में, ये रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है।
अब इसका टाइम आपने जब कैलकुलेट करना है तो टाइम के लिए यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, यूज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी, और यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी आपने निकाली है वो आप इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो टाइम आप इसको पहले वी आई जो है जो इधर ऐड हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दिस इज वी एफ माइनस वी आई, और ये जो एक्सेलरेशन इधर मल्टीप्लाई होगा टाइम के साथ, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से हम टाइम के लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपने फाइनल वेलोसिटी भी आपको गिवन है डाटा में, आप वो पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है वो पुट करेंगे प्रोटॉन की, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, ये जो रिटार्डेशन आपने अभी निकाला है वो आप इसके डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू, और यहाँ से आपके पास जो कैलकुलेशन करके ये देखें, अब यहाँ पे फिर वही वाली सिचुएशन आ गई है कि ये 2 × 10⁶ है और ये 1 × 10⁷ है, दोनों रकमें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मैंने आपको कहा है कि पावर्स को सेम करना ज़रूरी है, पावर को सेम करके आप बाहर निकाल सकते हैं, दोनों में से आप 10⁶ को बाहर निकाल सकते हैं। अब आपने 7 में से -1 किया ना उसको 6 बनाने के लिए, तो वो जो एक 10 आपने इसमें से कम किया वो आप इसके साथ अंदर लिखा रहने दें, यानी 1 × 10 इसको अंदर रहने दें जो आपने एक कम किया इसमें से, और बाकी दोनों में से 10⁶ को आपने बाहर कॉमन ले लिया, और डिवाइडेड बाय -2.4 × 10⁻17 इस तरह से, यानी दोनों की पावर्स को सेम बनाया किस तरह से, दोनों में से 10⁶ को बाहर कॉमन ले लिए, तो अंदर ये जो 10⁻7 था मैंने कहा इसमें से -1 करके, और वो जो एक 10 आपने इसमें से कम किया उसको आप इसके साथ अंदर रहने देंगे और बाकी 10⁶ को बाहर कॉमन ले लेंगे। ये वही तरीका जो भी हमने ऊपर किया, और उसके बाद फिर हम इसको सब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये फाइनली आपके पास ये आ जाएगा 3.3 × 10⁻11 सेकेंड, जो कि बहुत ही कम टाइम है। ये वो टाइम है जो जिसमें वो प्रोटॉन जो है वो थिक सरफेस से पास कर सकता है। तो ये रिजल्ट्स में अब आप लिखेंगे, रिजल्ट में आपने पहले नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो निकाली है a इज इक्वल टू -2.4 × 10⁻7 मीटर/सेकंड ये, और टाइम टेकन जितना टाइम उसने लिया है प्रोटॉन ने वो टाइम आपने कैलकुलेट किया 3.3 × 10⁻11 सेकेंड। तो इस तरीके से आप ये रिजल्ट में ये जो दोनों चीज़ें आपने इस प्रॉब्लम में निकाली हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके इंक्लूड है आपके स्मार्ट सिलेबस में, हम वो वाली देखेंगे, और वो कौन सी प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.6। वो ये है कि अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर ऑफ नेग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मैस, ही प्लग्स द एंड विद अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 200 ग्राम, आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, ठीक है, इट एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ दिस 3 मीटर/सेकेंड, हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग। ये वो फायर क्रैकर है, उसने उसमें उसको जो है वो फायर करके और उसको ऊपर फेंका, उसको ऊपर की तरफ फेंका और ऊपर जाके वो एक्सप्लोड हो गया वो फायर क्रैकर, और फिर उस तरह उसके पीसेस जो हैं वो शूट्स अप हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कितनी देर में कितना टाइम उसको लगेगा कि अगर ब्लॉक जो है वो शूट होगा तो इस स्पीड के साथ, तो कितने हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, तो कैन की स्पीड आपने उसमें निकालनी है कि वो क्या उसकी कैन की स्पीड होगी जब वो एक्सप्लोड करेगा फायर क्रैकर। तो ये वो है, आपने सबसे पहले मैस, ये इसका डाटा है, सारा डाटा बनाएंगे। सबसे पहले मैस ऑफ द कैन आपने लिखा, मैस ऑफ कैन को आप m1 कह सकते हैं विच इज़ 40 ग्राम। आप अपने सारे डाटा को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट में करेंगे ना, सो 40 ग्राम को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज़ 0.04 किलोग्राम। उसके बाद मैस ऑफ द वुडन ब्लॉक है, ये भी 200 ग्राम है, इसको भी आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस इज 0.2, दिस इज m2 0.2 किलोग्राम। और उसके बाद जब उसने उसको फायर क्रैकर को वो जो फायर करके और उसको ऊपर स्ट्रेट अवे जो है वो ऊपर फेंका और उसके बाद वो एक्सप्लोड कर गया और वो ब्लॉक जो है वो शूट अप हो गया विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर/सेकेंड, हाउ फास्ट विल द कैन बी गोइंग, तो उसकी आपने स्पीड निकालनी है कि क्या किस स्पीड से कैन जो है वो मूव किया। अब आप जो स्पीड ऑफ द कैन है उसको v1 प्राइम से शो करेंगे। सो अब ये सारा डाटा लिखने के बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या है कि सबसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, यानी बिफोर जिस तरह हम कहते थे ना कि जो इनिशियल मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, वो वाला फार्मूला आपने इधर लगाना है। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक वो वुडन ब्लॉक है और एक वो कैन है, ठीक है ना। तो दोनों के मैसेज आपके पास गिवन है m1 और m2। तो आपने क्या करना है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 दैट शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अच्छा, स्पीड ऑफ द वुडन ब्लॉक उन्होंने आपको दी हुई है जिसको आप v2 प्राइम कह रहे हैं, क्योंकि मैस ऑफ द वुडन ब्लॉक आपने m2 से शो किया ना, तो उसकी स्पीड को भी आप v2 प्राइम से शो करेंगे। इफ़ द ब्लॉक शूट्स आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर/सेकेंड, ये वुडन ब्लॉक की स्पीड है आफ्टर शूटिंग,
यानी शूट होने के बाद वाली, इसलिए इसको आप प्राइम के साथ लिखेंगे। ये जो डैश का निशान है, ये जो प्राइम का निशान है, ये आफ्टर एक्सप्लोजन वाला है। तो आफ्टर एक्सप्लोजन उन्होंने स्पीड ऑफ द वुडन ब्लॉक जो है वो तो आपको दी है, जिससे वो एक्सप्लोड हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो आपकी कैन की स्पीड है आफ्टर एक्सप्लोजन वो आपने कैलकुलेट करनी है, विच इज़ v1 प्राइम, क्योंकि कैन का मैस m1 है ना, तो उसकी स्पीड को आप v1 प्राइम से शो करेंगे आफ्टर एक्सप्लोजन। ये चीज़ आपने डाटा में जहन में रखनी है। अब जब आप देखें बिफोर एक्सप्लोजन, चूंकि उन दोनों की कोई स्पीड नहीं थी, ना v1 थी ना v2 थी, इसलिए जो आपकी मोमेंटम भी होगी बिफोर एक्सप्लोजन वो जीरो होगी, क्योंकि उन दोनों की जो स्पीड्स थी, इनिशियल वेलोसिटीज थी बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड करने से पहले तो वो मूव ही नहीं कर रहा था ना कैन मूव कर रहा था, ना आपका वुडन ब्लॉक मूव कर रहा था। तो बिफोर एक्सप्लोजन उन दोनों की जो इनिशियल स्पीड्स थी या जो इनिशियल वेलोसिटीज थी वो जीरो थी, v1 और v2, इसलिए उनका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा। आफ्टर एक्सप्लोजन जब आप उसको लिख रहे हैं m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, तो आफ्टर एक्सप्लोजन अब आप क्या करेंगे, आपको उसकी v1 प्राइम की कैन की स्पीड चाहिए ना आफ्टर एक्सप्लोजन, तो आप m1 v1 प्राइम को इस तरफ ही रहने दें और m2 v2 प्राइम को सेकंड साइड पे ले जाएं। जब ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस m2 v2 प्राइम हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, हमने बिफोर एक्सप्लोजन वाली दोनों की मोमेंटम जीरो हो गई क्योंकि दोनों की कोई स्पीड नहीं थी बिफोर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन वाले में से आपने इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, क्योंकि आपको कैन की स्पीड चाहिए आफ्टर एक्सप्लोजन, तो कैन की स्पीड वाली टर्म को एक तरफ रहने दें, v1 प्राइम को एक तरफ रहने दें, और दूसरी जो टर्म है v2 प्राइम वाली उसको हम सेकेंड साइड पर ले गए, वो माइनस m2 v2 प्राइम हो गई। और इसमें अब आप मैथ भी जो आपके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकेंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से v1 प्राइम जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस m2 v2 प्राइम डिवाइडेड बाय m1। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, m2 की वैल्यू पुट की है हमने 0.2 मल्टीप्लाई बाय जो आपको दी हुई थी v2 प्राइम की वैल्यू फॉर द वुडन ब्लॉक, वो 3 मीटर पर सेकेंड थी, वो पुट की, डिवाइडेड बाय मैस वो हमने m1। ये सारी चीज़ें आपको डाटा में यहाँ गिवन है ना, तो ये जो ऊपर आपके पास डाटा है m2 की भी और m1 की भी और v2 प्राइम की भी, ये सारी वैल्यूज़ अब आप इधर यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से आप v1 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो रिजल्ट है अब आप इसका लिखेंगे, सो स्पीड ऑफ द कैन इज v1 प्राइम इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन शोज दैट द कैन एंड द वुडन ब्लॉक मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो v1 प्राइम की वैल्यू आपने 15 मीटर पर सेकंड निकाली। इसमें ये जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि जो आपका कैन और वुडन ब्लॉक है, जाहिर सी बात है वो फायर क्रैकर है ना, जब वो एक्सप्लोड करेगा तो कैन और वुडन ब्लॉक जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक दूसरे से मूव करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसकी रह गई इस चैप्टर की, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel, and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.